चलो करे लास्ट क्या करके गए थे, बाइसिंग चल रही थी ना अपने, बाइसिंग चल रही थी ना। बाइसिंग किसको बोलते हैं? किसी डायोड को सप्लाई प्रदान करना, किसी डायोड को सप्लाई प्रदान करना क्या कहलाती है? बाइसिंग कहलाती है। नहीं कहलाती क्या? बाइसिंग कितने प्रकार की थी? अरे यार दो प्रकार की, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। इसके अंदर फॉरवर्ड वाइस अपन ने कर लिया था ना। फॉरवर्ड वाइस किसको बोलते हैं? जिसमें धारा प्रवाह शुरू होता है, नहीं होता क्या? अच्छा, फॉरवर्ड वाइस में धारा प्रवाह शुरू करने वाला बैरियर पोटेंशियल होता है। क्या कौन होता है? बैरियर पोटेंशियल होता है। बैरियर पोटेंशियल किसको बोलते हैं? वोल्टेज का वह न्यूनतम मान, वोल्टेज का वह न्यूनतम मान जो क्या करता है? फॉरवर्ड वाइस में धारा प्रवाह शुरू करता है, वही तो है फॉरवर्ड वाइस, है ना? नहीं क्या? सिलिकॉन का कितना होता है बैरियर पोटेंशियल मान? 0.7 वोल्ट। और जबकि उसका कितना होता है जर्मेनियम का? 0.1 से 0.3 वोल्ट। अरे करवा कितना फॉरवर्ड वाइस कहता है किसका? P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव, यही तो था। आज अगला देखो रिवर्स वाइस। रिवर्स वाइस रिवर्स वाइस पढ़ना चले। रिवर्स वाइस कैसे कहते हैं? पहली बात ध्यान रखना, इस वाइस में, इस वाइस में धारा प्रवाह शुरू नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं होता। इस वाइस में धारा प्रवाह नहीं होता। पहली खास जो इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछी जाएगी, धारा प्रवाह शुरू नहीं। अगली खास बात, इस वाइस में धारा प्रवाह शुरू नहीं होता। इस वाइस पर, इस वाइस पर केवल जीनर डायोड, कौन सा डायोड है? जीनर डायोड, जीनर डायोड कार्य करता है। वेरी वेरी मोस्ट है, 95% क्वेश्चन लिख लेना बच्चे, आएगा। रिवर्स वाइस पर कौन सा डायोड काम करता है? वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको डायोड कौन कौन सा डायोड होता है, कैसे कैसे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जीनर डायोड किस वाइस पर काम करता है? केवल रिवर्स वाइस पर। किस पे काम करता है? रिवर्स वाइस पर काम करता है। चलेंगे रिवर्स वाइस कहता है किसे? देखो, यदि किसी डायोड के धनात्मक सिरे को, कौन से सिरे को? धनात्मक सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, कौन से सिरे से? ऋणात्मक सिरे से तथा डायोड के ऋणात्मक सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से संयोजित कर दी जाने वाली सप्लाई क्या कहलाती है? रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। कल वाले का जस्ट उल्टा है। कल वाले क्या? जस्ट उल्टा। कहने का मतलब क्या मेरा कि कोई डायोड है, जैसे कोई डायोड है मेरा, ये डायोड है। डायोड कैसे बनता है? पी और एन से तो मिलकर बनता है, और बीच में क्या होता है? जंक्शन। बीच में क्या होता है? जंक्शन या बैरियर। बता रखा हूँ संख्या में कितने होते हैं? एक। डायोड में कितना होती है? और अर्धचालक खंड कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। अच्छा, यहां मैं बनाऊंगा बैटरी। ये मेरी बैटरी की जो बड़ी वाली लाइन है वो किसको इंगित करती है? प्लस को। और छोटी वाली किसको इंगित करती है? माइनस को। इसने क्या बोला है? डायोड के धनात्मक सिरे को। डायोड का धनात्मक सिरा यही होगा, यानी कि एनोड। क्या होगा? एनोड। और ये कौन सा सिरा होगा? कैथोड। आई क्या मेरी बात समझ में? कैथोड। अभी क्या बोल रहा है? एनोड को बैटरी के किससे जोड़ना है? धनात्मक को बैटरी के ऋणात्मक, इससे जोड़ना है? नहीं जोड़ना क्या? अच्छा, ऋणात्मक सिरे को किससे जोड़ना है? सॉरी, धनात्मक सिरे को ऋणात्मक सिरे से जोड़ना। नहीं जोड़ना क्या? बैटरी के धनात्मक सिरे को, सॉरी डायोड के धनात्मक सिरे को बैटरी के
ऋणात्मक सिरे से तथा डायोड के ऋणात्मक सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से संयोजित कर दी जाने वाली सप्लाई क्या कहलाती है? रिवर्स बायसिंग कहलाती है। कहने का मतलब क्या सर? P फॉर नॉट पॉजिटिव, इस बार क्या है? P फॉर नॉट पॉजिटिव, आई क्या मेरी बात समझ में? और N फॉर नॉट नेगेटिव, इस बार नेगेटिव। इस बार ना तो P को क्या दिया? पॉजिटिव दिया, ना ही N को नेगेटिव दिया गया। मतलब P फॉर नॉट पॉजिटिव, N फॉर नॉट नेगेटिव। इस प्रकार जो सप्लाई देते हैं, इस प्रकार जो संयोजित करते हैं वो क्या कहलाता है? रिवर्स बायस कहलाता है। रिवर्स बायस कहलाता है। बात समझ आ रही है मेरी? क्या कहलाता है? रिवर्स बायस। अब इसमें धारा प्रवाह शुरू नहीं होता, ये लाइन ध्यान से समझना। देख कैसे नहीं होता। अब एक बात बताओ, जब यहां से देखो, यहां से कौन सा चार्ज चल रहा है? माइनस चल रहा है। इस यहां पर कौन सा चार्ज पहुंचेगा? माइनस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और इस P के अंदर पहले से क्या मौजूद है? प्लस है कि नहीं है? बहुत सारे प्लस है। अब बताओ, बाहर वाला चार्ज शक्तिशाली होगा, अंदर वाला चार्ज ज्यादा शक्तिशाली होगा? सप्लाई ज्यादा शक्तिशाली होती है ना, बाहर सप्लाई ज्यादा। तो अंदर वाले वो देखो, बाहर प्लस है, सॉरी बाहर माइनस, अंदर क्या है? प्लस। वापस कूलम का नियम आएगा, क्या बोलता है? विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होगा कि नहीं होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसे होगा? विपरीत है तो आकर्षण ही होगा। विपरीत होगा ना तो क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इसके बाद जितने भी प्लस है वो सारे कहां जाएंगे? जंक्शन से दूर हो जाएंगे। जंक्शन क्या हो जाएंगे? दूर। जंक्शन से दूर हो गए। सेम यहां होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे? जंक्शन से दूर। जंक्शन से दूर चले जाएंगे ये लोग। नहीं क्या समझेंगे मेरी बात को? ये माइनस, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे कहां गए? जंक्शन से दूर। क्योंकि बाहर क्या है? प्लस है। बाहर क्या है? प्लस। बैटरी से क्या है? प्लस आया। बैटरी से क्या है? प्लस आया है। क्या मेरी बात समझ में? जंक्शन से क्या हो चुका है? दूर हो चुका है। जंक्शन क्या हो चुका है? दूर हो चुका है। अब इस कंडीशन क्या बताओ, कभी ये जंक्शन टूटेगा क्या? बीच में लगी दीवार कभी टूटेगी क्या? ये जो बीच में दीवार लगी ये कभी टूटेगी क्या? ये जंक्शन नहीं टूटेगा। जंक्शन नहीं टूटेगा तो सामान्य स्थिति में रिवर्स बायस में कोई धारा प्रवाह नहीं होता। सामान्य स्थिति में धारा प्रवाह नहीं होता। पहली लाइन सिद्ध होगी? हुई कि नहीं हुई? तो सीधा ऐसे याद रखना, वरना आप सीधा मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिख लेना कॉपी में नोट्स के रूप में। जब किसी डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, तो P क्षेत्र में उपस्थित होल्स या पॉजिटिव तथा N क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव जंक्शन से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, जिससे जंक्शन टूटता नहीं है और धारा प्रवाह शुरू नहीं होता। धारा प्रवाह शुरू नहीं होता। आई क्या मेरी बात समझ में? लेकिन हर एक पदार्थ की अपनी एक क्या होती है? सहन सीमा होती है। अगर अपन यहां से वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, इनको क्या करने लगे? खींचने लग जाएगा। और बीच में लगा जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। नहीं समझेगा मेरी बात? जैसे आपको लकड़ी नहीं टूटती, आपसे लकड़ी मोटा लकड़ा नहीं टूटता, लेकिन आप उसमें बल बढ़ाते जाओ, एंड टाइम एक आएगा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे दीवार है, दीवार टूटती है क्या? भी जोर लगाओ नहीं, लेकिन इसकी भी क्या सहन सीमा है। एंड तक जाके ये भी क्या हो जाएगा? टूट। यदि आप लगाने वाले बल क्या हो तो बढ़ाते जाते हो, उस समय क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अपने को धारा प्रवाह शुरू करना ही करना है। कैसे करें? अपने सप्लाई वोल्टता का मान बढ़ाएंगे। सप्लाई वोल्टता का मान अगर सप्लाई वोल्टता का मान क्या हो जाए? सामान्य वोल्टेज से 3 गुना हो जाए, सामान्य वोल्टेज से 3 गुना जाए तो जंक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे सर? यदि सप्लाई वोल्टता का मान सामान्य वोल्टता से क्या कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए तो जंक्शन या बैरियर क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिससे धारा प्रवाह, जिससे रिवर्स बायस पर भी धारा प्रवाह क्या हो जाता है? धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? यदि अगर वोल्टेज का मान क्या करते हैं? सामान्य से 3 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? जंक्शन या बैरियर टूट जाएगा और रिवर्स बायस में भी धारा प्रवाह क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। चलो क्यों? क्योंकि हर एक पदार्थ क्या होती है? सहन सीमा होती है। हर एक पदार्थ क्या होती है? मैं यहां लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं पेरावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? पेरावैद्युतांक।
पेरावेदुतांक, या इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पढ़ा है ना सबसे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाँ, किसी पदार्थ की वोल्टेज सह सीमा, किसी पदार्थ की वोल्टेज सहन सीमा, वोल्टेज सहन सीमा क्या कहलाती है? पेरावेदुतांक या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। इसके अंदर ये मत याद रखना, लेकिन इसकी इकाई या यूनिट याद रखना। इसकी इकाई होती है केवी प्रति एमएम स्क्वायर, केवी प्रति एमएम स्क्वायर। ये पूछेगा आपको, केवी प्रति एमएम, केवी प्रति एमएम, केवी प्रति एमएम। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? दोबारा सुनना, आपको नॉर्मल अगर पूछो कि रिवर्स वाइज में धारा प्रवाह शुरू होता है क्या? नहीं होता, लेकिन कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? यदि वोल्टेज का मान क्या करते हैं? सामान्य से ज्यादा कर दिया जाए, यानी कि 3 गुना कर दिया जाए, तो क्या होगा? धारा प्रवाह शुरू हो जाए। एक बात बताओ, जब आप फॉरवर्ड बाइस में धारा प्रवाह शुरू कर रहे थे तो वहां पे भी वोल्टेज आया था, जिसको आपने बैरियर पोटेंशियल बोला था, जो क्या कर रहा था? जंक्शन को तोड़। यहाँ पे भी आपने एक वोल्टेज उत्पन्न किया है जो सामान्य से क्या है? 3 गुना ज्यादा, वही तो जंक्शन को तोड़ रहा है। उस वोल्टेज को बोला था PIV, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। वो क्या होता है? जगह नहीं, मैं लिखवाता हूँ, इतना उतारो पहले। चलो आगे बात करनी है अपने को, किसको? PIV। किसकी बात करनी है आपको? PIV, पूरा नाम याद रखना। वो सबसे पहले तो पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी कि रिवर्स। रिवर्स बाइस में धारा प्रवाह शुरू करने वाला अधिकतम मान, पीक वैल्यू अधिकतम मान में बोलते थे। अरे पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऐसी थ्योरी में अंदर पढ़ के है ना, पीक का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम से अधिक। इनवर्स यानी कि रिवर्स बाइस में वोल्टेज का वे अधिकतम मान, वोल्टेज का वे अधिकतम मान जो क्या करता है? रिवर्स बाइस में वोल्टेज का वे अधिकतम मान जो क्या करता है? धारा प्रवाह शुरू करता है, वो क्या कहलाता है? PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। नाम में आंसर नहीं छुपा क्या? इनवर्स यानी कि रिवर्स। रिवर्स बाइस में वोल्टेज का वे अधिकतम मान जो क्या करता है? धारा प्रवाह शुरू करता है, वो क्या कहलाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। लिख देंगे, देखो, वोल्टेज का वे अधिकतम मान, वोल्टेज का वे अधिकतम मान जो क्या करता है? रिवर्स बाइस पर, किस पर? रिवर्स बाइस पर क्या करता है? धारा प्रवाह क्या करता है? शुरू करता है, क्या कहलाता है? PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। जबकि फॉरवर्ड बाइस में क्या कहलाता था? बैरियर पोटेंशियल। अरे नहीं था क्या बैरियर? उसमें क्या था? वोल्टेज का वे न्यूनतम मान था। क्या था? न्यूनतम मान, क्योंकि वो तो प्लस पहले से दूर चले गए थे, जंक्शन के पास आ गए थे, तो हल्का सा वोल्टेज देते क्या हो जाता था? टूट जाता था। तो वहां पे तो आपने क्या पढ़ा था? वोल्टेज का वे न्यूनतम मान जो क्या करता है? फॉरवर्ड वाइज में धारा प्रवाह शुरू करता है, वो तो कहलाता है कौन सा? BP, यानी कि बैरियर पोटेंशियल। जबकि इसमें क्या होता है? अधिकतम मान होता है। इसमें क्या होता है? अधिकतम मान, वोल्टेज का अधिकतम मान जो क्या करता है? धारा प्रवाह शुरू करता है। कौन सा बाइस में? रिवर्स बाइस में। क्या कहलाता है? PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। आई आ गई। अच्छा, PIV का मान कितना होता है बताना? PIV का मान होता है 3 इंटू सामान्य वोल्टेज। नहीं था क्या? सामान्य वोल्टेज। अगर मैं बोलूं सामान्य वोल्टेज का मान 30 वोल्ट है, कितना वोल्टेज है? 3, तो PIV का मान कितना होगा? 10 वोल्ट है। सामान्य वोल्टेज का मान 10 वोल्ट है, तो 30 होगा। 90 कैसे होगा? अच्छा, 30 निकल के गया मुंह से, वो अलग बात है। चलेंगे, समझ आ गई? अगर मैं ये बोलूं यदि PIV का मान 60 है, कितना है? 60 है, तो सामान्य वोल्टेज का मान कितना होगा? 20 होगा। इधर आ गया 60, तो ये गुणा में नहीं चला जाएगा, भाग में नहीं चला जाएगा, कहां होगा 120? कुछ सोच तो सही, सीधे बक के जा रहे हो जाएगी ना? अब देखो वो सब कल वाली शर्तें काम करेगी। अब इसमें देखो, उसमें क्या सप्लाई वोल्टेज क्या था? मेरे पोटेंशियल के व्युत्क्रमानुपाती था। अब इसमें देखो, आपने सामान्य वोल्टेज को क्या है? बढ़ाया है, तभी तो PIV का मान बढ़ा है। भाई सप्लाई वोल्टेज को आपने बढ़ाया है। पहले डेफिनेशन लिखी थी ना, सप्लाई वोल्टेज का मान 3 गुना करने पर, मतलब बढ़ाने पर क्या टूटा? आपका जंक्शन टूटा। मतलब PIV का मान भी क्या है? बढ़ा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि सप्लाई वोल्टेज का मान
सप्लाई वोल्टेज का मान पीआईवी, पीआईवी के क्या होता है, समानुपाती नहीं होता क्या, समानुपाती होता है। बात समझ आएगी मेरी? यानी क्या लिख दे, वीएस लिख दूं क्या, सप्लाई वोल्टेज, समानुपाती क्या होता है, पीआईवी, पीआईवी। आई क्या मेरी बात समझ में? अच्छा अगली खास बात, सप्लाई वोल्टेज का मान समानुपाती होता है किसके, जंक्शन क्षेत्र की चौड़ाई के। जस्ट उठता चढ़ेगा, जंक्शन की चौड़ाई के, जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओ उतनी जंक्शन क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जबकि उसमें क्या था, कमी होती जाती थी, और उसमें तो उल्टा था ना, उसमें तो घटती जाती थी, इसमें क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलेंगे आगे, अगली खास बात। अब एक बात बताओ, आपने वोल्टेज का मान बढ़ाया, किसका मान बढ़ाया, वोल्टेज का, तो अंदर पीएच का मान भी बढ़ गया। ये भी क्या, एक तरह का वोल्टेज ही है, पीक इनवर्स वोल्टेज ही तो है ना। अगर डायरेक्ट वोल्टेज का मान बढ़ गया तो धारा का मान कम नहीं हो जाएगा क्या, देखो उसमें धारा का मान बढ़ रहा था, याद आ रहा है क्या कुछ, पीआईवी का मान बढ़ने पर धारा, डायोड में, किसमें, डायोड में धारा का मान क्या होता है, धारा का मान कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। बात समझ आएगी मेरी? उसमें क्या था, बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें वोल्टेज का मान क्या था, न्यूनतम था, इसलिए धारा बढ़ गई। इसमें वोल्टेज अधिकतम है तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। चले आगे, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट ध्यान रखना, इसमें जो धारा जो प्रवाहित होती है माइक्रो एम्पीयर में, किसमें होती है, माइक्रो। इसमें लीकेज धारा का मान कितना होता है, माइक्रो एम्पीयर में, जबकि उसमें कितना होता है, फॉरवर्ड वाइज में मिली एम्पीयर में। किसमें होता है, नहीं लिखा तो लिख लेना, फॉरवर्ड वाइज में धारा जो लीकेज होता है वो किसका मान होता है, मिली एम्पीयर में, और इसमें कितना होता है, माइक्रो एम्पीयर में। बताओ संख्या कौन सी छोटी, ये छोटी वो छोटी, ये कम है ना, माइक्रो में 10⁻⁻⁶, मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो ये छोटी हुई ना, सीधी सी बात है, धारा का मान क्या होगा, कम होगा इसमें। आगे क्या मेरी बात समझ में हो जाएगी क्या? अगली खास बात, इस 22 पर डायोड एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है। क्योंकि धारा प्रवाह होता ही नहीं है तो स्विच तो कैसा होगा, ओपन होगा। स्विच ओपन नहीं होगा क्या, तभी तो खुला का मतलब ओपन होगा, धारा प्रवाह हो ही नहीं रहा। सारी की सारी मोस्ट है, सारी की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट की मोस्ट है। पीआईवी सबसे इंपॉर्टेंट है, पीक इनवर्स वोल्टेज, जो क्या करता है, रिवर्स वाइज में धारा प्रवाह शुरू करता है। वैल्यू कितनी होती है, 3 × समान्य वोल्टेज। ये क्या होता है, सप्लाई वोल्ट तक है समानुपाती। अगर सप्लाई वोल्ट तक समानुपाती होता है तो सप्लाई वोल्ट तक बढ़ाओगे तो जंक्शन क्षेत्र की भी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। पीआईवी का मान बढ़ा है, सप्लाई वोल्ट तक बढ़ेगी, पीआईवी का मान बढ़ा है, पीआईवी बढ़ने से क्या होगा, डायोड में धारा का मान कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, माइक्रो एम्पीयर में। अगर इस बाइस में जो डायोड है उसमें धारा प्रवाह होता नहीं है तो किसकी तरह काम करेगा, खुले स्विच की तरह। कोई दिक्कत समस्या उतारो, फिर चलते हैं। अरे हो जाते हैं दुखी, जब टर्मिनोलॉजी है ना समझ नहीं आती ना, जब टर्मिनोलॉजी, तो दिमाग दुखने लग जाता है। आपको जब नॉर्मली भाषा है वो समझ आ रही, अब आपको वही तोड़ो मरोड़ के बताए तो कैसे पल्ले पड़ेगी। मैंने अल्टरनेटर कराया ना, ऐसा अल्टरनेटर आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी। लोग डरते हैं करवाते हो, अपने शॉर्ट तरीके से नहीं किए, अपने जो किए थे ना 2 अल्टरनेटर, एक रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर, किसी ने नहीं करवा रहे। चलो अपने बताओ, बाइसिंग होगी दोनों, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीआईवी और इनके जो शर्त है, एक ही याद रखो, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। 2 वोल्टेज आए इसके अंदर, एक तो बैरियर पोटेंशियल का नाम आया, एक इसका नाम आया पीआईवी का। ये दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बीपी तो कहां चल रहा है, बैरियर पोटेंशियल कहां चल रहा है, फॉरवर्ड वाइस में, और पीआईवी कहां चलेगा, रिवर्स वाइस में। अब अगला पढ़ोगा रेक्टिफायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज और सबसे बढ़िया चीज है रेक्टिफायर। चलिए आगे, मैं आपको 3 वर्ड पढ़ाऊंगा, एक तो रेक्टिफायर, एक पढ़ाऊंगा रेक्टिफिकेशन और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा रेक्टिफाई। ये 3 चीजें हैं, तीनों चीजें अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। एक तो आपके पास है रेक्टिफायर, क्या पढ़ना है आपको,
रेक्टिफायर, रेक्टिफायर तो आप पढ़ते हो, किसको बोलते हैं रेक्टिफायर? एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाता है, या साधन क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। वे साधन जो क्या करता है, एसी धारा को किसमें बदलता है? डीसी धारा में बदलता क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता। क्या कहलाता है? रेक्टिफायर कहलाता है। अच्छा, फिर आता है रेक्टिफिकेशन। क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया, या प्रक्रिया या विधि, क्रिया क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन कहलाती है। अब एक बात बताओ, आप सोचो, रेक्टिफाई क्या होगा? हैं? एसी को डीसी में बदलने वाला तो रेक्टिफायर है ना। रेक्टिफाई होता किसी अंश का विलुप्त होना, किसी एसी के किसी अंश का, एसी के किसी अंश का क्या होना? गायब होना, गायब या विलुप्त होना। क्या होना? विलुप्त होना क्या कहलाता है? रेक्टिफाई कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टिफाई। अब एक बात, एसी के अंदर दो चक्कर होते हैं, प्लस और माइनस, दोनों तो बाहर जाएंगे नहीं। अगर दोनों चले गए प्लस और माइनस तो एसी बनी, या तो क्या जाएगा? प्लस जाएगा, या क्या जाएगा? माइनस। मतलब एक चक्कर तो गायब होगा। कौन सा चक्कर गायब हुआ वो आगे की बात है, मैं बताऊंगा। चलूंगे आगे, दोबारा सुन लेना। रेक्टिफायर किसको बोलते हैं? जो एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने की क्रिया या विधि रेक्टिफिकेशन। किसी अंश का गायब होना क्या कहलाता है? रेक्टिफाई। चलें क्या आगे? अरे चले क्या कदो, नहीं समझ आ बता देना। हालांकि इसमें समझने वाली बात है ही नहीं कोई। रेक्टिफायर कितने प्रकार? रेक्टिफायर में 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव। चले आगे, यानी कि अर्ध तरंगिष्टकारी। रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताने की जरूरत है क्या? दिष्टकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। हाफ वेव। एक होता है फुल वेव। क्या होता है? फुल वेव, यानी कि फुल का मतलब होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। कौन सा होता है? ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि आपने बनाया था ना फर्स्ट ईयर में, भूल गए क्या? प्रैक्टिकल में भी आया था। चौथा होता है 3 फेज रेक्टिफायर। कौन सा होता है? 3 फेज रेक्टिफायर। कितने प्रकार के रेक्टिफायर? 4 प्रकार के, हाफ, फुल, ब्रिज और 3 फेज। एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, चालू करते हैं। नहीं क्या? चलो, हाफ वेव रेक्टिफायर पहला कौन सा पढ़ना है आपको? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इसी को बोलते हैं अर्ध तरंग। कौन क्या बोलते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव बोल दो या अर्ध तरंग दिष्टकारी। चलेंगे, छोटी छोटी चीजें लिख लेते पहले। इस रेक्टिफायर में एसी के आधे चक्र का क्या होता है? आधे चक्र का रेक्टिफिकेशन होता है। ये वर्ड मैंने इसलिए पहले बताया था ताकि आगे समझ आए। होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? हाफ वेव। कैसे होगा वो बता दूंगा अभी, पहले इतना है। हाफ वेव इसका नाम क्यों पड़ा? इसमें एसी का क्या होता है? आधे चक्कर का क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है। चला, इसलिए इसका नाम क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। चले आगे, अगली खास बात देखो, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसमें एक डायोड यूज होता है। कितने डायोड यूज होता है? एक डायोड प्रयोग किया जाता है। कितने डायोड प्रयोग होते हैं? केवल एक डायोड यूज होता है। कितना डायोड यूज होता है? एक डायोड यूज होता है। चलेंगे, अब देखो मैं पहले एक बार डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद ज्यादा समझ आएगा। ये मेरा P और ये मेरा N है। ये P और N है। चलेंगे, यहां पे क्या देनी है आपको? सप्लाई देनी। क्या देनी है आपको?
सप्लाई देनी है। चलो मैं यहां से दे देता हूं सप्लाई। कौन सप्लाई जाएगी? एसी जाएगी ना। एसी को तो डीसी में बदलना है, तभी तो बाहर लेंगे। सीधा एक बार समझा रहा हूं, एसी का इनपुट कैसे होता है? ऐसा ही तो होता है। अरे ऐसा नहीं होता क्या? एक प्लस में होता है, एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। चले आगे। हालांकि ये ऐसा बनता नहीं, बनेगा कैसे? एसी को अपने पास सीधी तो कम एसी तो है नहीं, अरे एसी कम नहीं है ना, इसके लिए इसमें यूज होता है ट्रांसफॉर्मर। क्या यूज होता है? अपने पास एसी कितनी है? 200, 40 सिंगल फेज में 230, उसको कम नहीं करना पड़ेगा क्या? तो इसके पहले इसके में क्या लगाना पड़ेगा? एसी कहां से लाएंगे अपन? स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से। बस सीधा तो जोड़ नहीं सकते ना, डायोड में जल जाएगा। तो क्या करेंगे? तो पहले इसको कम करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे? कम करेंगे, कम करेंगे। तो कम करने के लिए किसका यूज होता है? ट्रांसफॉर्मर का। और एसी को कम ज्यादा करने वाला साधन क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर नहीं कहलाता क्या? देखो मैं इधर बनाता हूं ट्रांसफॉर्मर, वो भी कौन सा? स्टेप डाउन। ये आ गई मेरी सप्लाई। कौन सप्लाई है? एसी सप्लाई होगी, होगी कि नहीं होगी? ये कौन सी वाइंडिंग है मेरी? प्राइमरी। और ये मेरी कौन सी होगी? सेकंड। कैसे पता चला? जिस तरह सप्लाई देते हैं वो कौन सी होती है? प्राइमरी होती है, पढ़ रखा। अच्छा, इसके अंदर आपने पहले ही बता चुका सर कितना डायोड यूज होता है? एक डायोड। कितने यूज होते हैं? एक डायोड यूज होता है, एक डायोड यूज होता है। चलेंगे आगे। और यहां पे क्या ले लेते हैं अपन? आउटपुट। क्या ले लेते हैं? आउटपुट। डायग्राम अगर दिक्कत लगे तो पहले पूछो। ये आपने कर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्म, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ले लिया। इसके सेकेंडरी साइड में क्या लगा दिया आपने? एक डायोड। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं क्या कि इसमें स्टेप डाउन यानी कि अब चेक बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है। चले आगे, हो जाएगा ना यहां तक? अगली बात सुनो मेरे। जैसे 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 मैंने मान लीजिए यहां पे मैंने कितने दिए? 10 वोल्ट दिया। कितना वोल्टेज दिया? 10 वोल्टेज दिया। कितना वोल्टेज दिया? 10 वोल्टेज दिया। एसी पूरी इधर आएगी, आएगी। मान लेते हैं कि मेरे यहाँ पे कौन सा चार्ज पहुंचा? एसी का धनात्मक। क्या कौन सा चार्ज पहुंचा है? और इस पॉइंट पे कौन सा पहुंचेगा? धनात्मक पहुंचेगा। सीधी सी बात है। अगर यहाँ एसी का कौन सा चक्कर गया है? धनात्मक, तो यहाँ पे माइनस ही जाएगा। उस कंडीशन में देखो क्या होगा? जब एसी का धनात्मक चक्र, एसी का धनात्मक, ध्यान देना पूरा, जब एसी का धनात्मक चक्र, ये डायोड का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? एनोड या कैथोड? ये क्या कहलाता है? एनोड कहलाएगा। और लंबी लाइन कैथोड कहलाएगी। अब सुनो, इस कंडीशन में यदि यहां पे एसी का धनात्मक सिरा गया है, धनात्मक चार्ज गया है, तो ये डायोड कौन सा बाइस पर है? डायोड का ये कौन सा हिस्सा है? एनोड। एनोड को क्या मिल गया? धनात्मक, यानी कि पी को पी मिल गया, पी को पी मिल गया। और इधर से देखो, यहां से गया माइनस माइनस माइनस, और यहां पे भी क्या है? तो एन को एन मिल गया। नहीं मिल गया क्या भाई? पी को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव। कौन सा बाइस हुआ? फॉरवर्ड बाइस हुआ ना। P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव। P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव। कौन सा बाइस होगा? फॉरवर्ड बाइस। हुआ कि नहीं हुआ? उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाता? आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता? धारा प्रवाह शुरू होता है कि नहीं होता फॉरवर्ड बाइस में? देखो होगा क्या? जब एसी का धनात्मक, एसी का धनात्मक अंश डायोड के धनात्मक सिरे पर जाता है, सिरे पर पहुंचता है, तब डायोड कौन सा बाइस पर होता है? तब डायोड फॉरवर्ड बाइस पर, कौन सा बाइस पर होता है? फॉरवर्ड बाइस पर कार्य करता है तथा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट क्या होता है? प्राप्त होता है। मैं पहले करवा चुका हूं। फॉरवर्ड बाइस आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं इस आउटपुट को हटा दो, आउटपुट ले अपन डायग्राम बना लेता है आउटपुट का।
मैंने यहाँ पे आउटपुट का बना लिया डायग्राम, ये मेरा पहला आउटपुट मिल गया क्या? पहला आउटपुट मिल गया, कोई दिक्कत समझे परेशानी? अब सेकंड, जैसे सेकंड का 50 हिस्सा आता है, जैसे ही क्या आएगा, जैसे ही सेकंड का 50 हिस्सा आता है, सेकंड का 50वां हिस्सा आता है, तब एसी क्या होगी? तब एसी अपनी दिशा बदलती है, अरे दिशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी पहले ये बताओ? ऑटोमेटिक बदलेगी। तो प्लस की जगह क्या चला जाएगा? माइनस चला जाएगा, और माइनस किस गए? प्लस। ये ऑटोमेटिक हो रहा है कि अपन बदल रहे हैं? ऑटोमेटिक ही होता है भाई, एसी का ये गुण है जो अपनी मान दिशा बदलती है। तो क्या होगा, जैसे सेकंड का 50 हिस्सा है, 50वां हिस्सा आया, उस क्रम में क्या होगा, एसी अपनी दिशा बदलती है। तब डायोड के धनात्मक सिरे पर एसी का कौन सा अंश पहुंचता है? एसी का ऋणात्मक अंश पहुंचता है। क्या पहुंचता है? ऋणात्मक अंश आ जाता है, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण डायोड कौन सा बायस पर आ जाता है? डायोड रिवर्स बायस पर आ जाता है, जिससे हमें क्या नहीं होता? हमें आउटपुट नहीं मिलता। आई क्या मेरी बात समझ में? हो गए? मतलब ये जगह क्या रहेगी? खाली। ये जगह खाली नहीं रहेगी क्या? जैसे सेकंड का 50 हिस्सा वापस बदलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वापस प्लस, और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे मिलेगा, एक जगह खाली फिर बढ़ गई, फिर खाली फिर मिलेगा, फिर खाली फिर मिलेगा। हो रही है मेरे पास में? एक समय में क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस में ये फॉरवर्ड वाइस होता है, सेकंड के 50 हिस्से में कहां चला जाता है? रिवर्स वाइस। तो फॉरवर्ड वाइस में तो अपने को आउटपुट मिल जाती है, और रिवर्स वाइस में अपने को आउटपुट नहीं मिलती। फॉरवर्ड वाइस में तो मिल गई, रिवर्स वाइस में नहीं मिलती। आई क्या मेरे पास में? अब उसमें जो आउटपुट अपने को मिला, वो मिला, वो क्या मिला? एसी मिला कि डीसी मिला? आउटपुट कौन सा मिला? डीसी मिला। क्यों? दिशा एक ही ना। कौन सी मिला? केवल धनात्मक चक्र मिला। कौन सा मिला? धनात्मक मिली डीसी, लेकिन डीसी अशुद्ध डीसी, वो अलग बात है। अशुद्ध डीसी है ना भाई, मान बदल दिया ना अपनी भाई, है तो डीसी मिल गई ना अपने को। अब एक बात बताओ, यहां पे मैंने दिया था कितना? एक चक्कर। तो इसका एक चक्कर ये काउंट होता है, इसका एक चक्कर ये काउंट नहीं होता क्या? अब उस कंडीशन में इसमें जब ये गया था, तब यही तो एक चक्र हुआ था। इसके अंदर डीसी का चक्कर तो यही है, इसके अंदर एसी का एक पूर्ण चक्र ये हो गया। जब ये पूरा चक्कर दिया, तब आपको ये इतना मिला। यहां पे चक्रों की संख्या कितनी है? एक। यहां पे चक्रों की संख्या कितनी है? एक है। और चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? चक्रों की संख्या क्या कहलाती है गधो? आवर्ती कहलाती। क्या कहलाती है? आवर्ती। तो अपन लिखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में, इनपुट आवर्ती आउटपुट आवर्ती दोनों बराबर होती है। नहीं समझेंगे मेरी बात? ये तो दूसरे चक्कर के कारण आया था ना, ये तो मैंने दूसरा लिया। मैं पहले चक्कर की बात करता हूं। जब पहला चक्कर दिया तो आधा चक्र विलुप्त हो गया, नहीं हो गया क्या? उस कारण देखो, यहां पे भी चक्रों की संख्या कितनी है? एक। यहां पे भी चक्कर की संख्या एक। तो लाइन लिख सकते हैं ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये सवाल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। जबकि फुल वेव में क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। कारण बताऊंगा क्यों हो जाएगी। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? देखो लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसमें? क्या होगा? आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है किसके? इनपुट फ्रीक्वेंसी के। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, कारण मैं बता चुका हूं। हो जाएगा ना? अब एक बात बताओ मेरे को कि सर यहां तक तो हमको समझ आ गया। एसी के अपन ने 2 चक्कर दिए थे। कितने चक्कर दिए थे? 2 चक्कर दिए थे। चले, आपको आउटपुट कौन से चक्कर पर मिला था? धनात्मक चक्कर पर मिला था या ऋणात्मक चक्कर पर मिला था? धनात्मक मिला था। इसलिए मैंने पहली बार ही पढ़ाया था कि डायोड कौन से चक्कर एसी को डीसी में बदलता है? केवल धनात्मक चक्कर को। याद आ रहा है क्या कुछ? जब मैंने डायोड चैप्टर शुरू किया था, तब मैंने बताया कि डायोड क्या एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति है, एक डीसी युक्ति है। ये केवल एसी के धनात्मक चक्र को क्या करता है? आउटपुट देता है। केवल धनात्मक चक्र को क्या करता है? रेक्टिफिकेशन करता है।
करता है कि नहीं करता? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां लिख देता हूं, जगह नहीं मेरे पास, इस जगह कर देता हूं मैं यहां पे। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एसी के धनात्मक चक्र का, कौन से चक्र का? धनात्मक चक्र का क्या करता है? रेक्टिफिकेशन करता है। क्या करता है? और रेक्टिफिकेशन मैं बता चुका हूं किसको बोलते हैं? बदलता है। एसी को डीसी में केवल धनात्मक चक्र का बदल, भाई धनात्मक होगा तभी तो आउटपुट मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। इसका मतलब किसको बदलता है? केवल धनात्मक चक्र को ही मिलता है। तो गायब कौन सा हो गया? ऋणात्मक चक्र। मतलब रेक्टिफाई कौन से चक्र का हो गया? रेक्टिफाई क्या होता है? किसी अंश का विलुप्त होना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, किसी अंश का विलुप्त होना। तो कौन सा अंश विलुप्त हुआ एसी का? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर एसी के कौन से अंश का रेक्टिफाई होता है? ऋणात्मक का। होगा कि नहीं होता? तो लिखेंगे इस रेक्टिफायर में एसी के ऋणात्मक चक्र का, कौन से चक्र का? ऋणात्मक चक्र का क्या होता है? चक्र का रेक्टिफाई होता है। क्या होता है? रेक्टिफाई, यानी कि विलुप्त होता है, रेक्टिफाई होता है, यानी कि अपने को आउटपुट में मिलता नहीं है, आया या गया। हो जाए इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, हो जाएगा ना। अब एक बात सुना, 10 मिनट और मेरे को ये कंप्लीट कर दो। आप मैं रेक्टिफायर पढ़ रहा हूं, ये क्या करता है? आप देखो, इसने आधा चक्कर ही तो लिया था भाई, आपने तो पूरा चक्कर दिया था, वेव पूरी दी थी, केवल इसने आधा ही तो आउटपुट दिया था, इसलिए इसका नाम क्यों पड़ गया? हाफ वेव। क्यों? क्योंकि आधे चक्कर क्या करता है? रेक्टिफिकेशन करता है। इसमें डायोड की संख्या कितनी है? एक है। फिर क्या था? इसमें ट्रांसफॉर्मर कौन सा यूज होता है? स्टेप डाउन यूज होता है। ये कब आपको आउटपुट देगा? जब एसी का धनात्मक चक्र कहां जाएगा? डायोड के धनात्मक सिरे पे जाएगा, तब ये किस पे काम करेगा? फॉरवर्ड बाइस पर, और आपको आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और जब क्या होगा? सेकंड का 50 हिस्सा आएगा, एसी बदलेगी, उस कंडीशन डायोड किस पे चला जाएगा? रिवर्स बाइस पर, और आपको आउटपुट सॉरी नहीं मिलेगा। चले आगे। इसका मतलब क्या होगा? रिवर्स बाइस आउटपुट नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसके इधर मैंने चक्कर काउंट किया तो एक था, इधर भी चक्कर मैंने कितने किया काउंट? एक। इधर भी चक्कर कितने थे? एक दिया था, तो मेरे को एक ही मिला था, ये वाला। उस कंडीशन क्या होगा? चक्रों की संख्या, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चक्रों की, दोनों चक्र फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बराबर। इनपुट की और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सवाल पूछेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? 50 हर्ट्ज होगा। हालांकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये डीसी है क्या? है, लेकिन कौन सी डीसी है? अशुद्ध डीसी। और अशुद्ध डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है, अशुद्ध डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? रिपल फ्रीक्वेंसी। आई क्या मेरी बात समझ में? ये भी लाइन लिखो, जगह नहीं बचती मेरे पास, एक तो नोट डाल के लिख लेना। अशुद्ध डीसी की फ्रीक्वेंसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी अब लिख देता। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो सवाल कैसे आएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है। कितना हर्ट्ज है? तो रिपल फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि दोनों क्या होती है? बराबर होती है। चलिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में कौन सा अंश अपने को आउटपुट में मिलता है? धनात्मक। कौन सा गायब हो जाता है, यानी रेक्टिफाई हो जाता है? ऋणात्मक से हो जाता है, रेक्टिफाई हो जाता है। हो जाएगी क्या मेरी बात समझ में? अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो मैंने क्या दिया था? एक पूर्ण चक्र दिया था। क्या दिया था? पूर्ण चक्र दिया था। यहाँ पे केवल चक्र कितना मिला? आधा, लेकिन काउंट तो एक हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन मिला तो आधा ही है। इस पूरे चक्र की वैल्यू 10 वोल्ट थी, जबकि यहाँ पे क्या मिला आपको? आधा। तो वोल्टेज क्या मिलेगा आपको? नहीं समझेगा मेरी बात को? यहाँ पे आपने पूरा चक्कर दिया है, पूरा चक्र दिया है, तो एसी का तो ये पूरा चक्र काउंट होता है, लेकिन डीसी में तो ऊपर ऊपर के काउंट होता है या नीचे नीचे काउंट होता है। तो इसके अंदर देखो, चक्कर तो काउंट बराबर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पूरा चक्कर था ना, आधा ये आधा मिलके, ये दोनों मिलके कितने वोल्टेज का था? 10 वोल्टेज का था। जबकि यहाँ पे केवल आधा चक्कर मिला, तो लगभग यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा? 5 वोल्ट, या 5 वोल्ट से भी कम मिलता है, 5 वोल्ट से भी कम मिलता है। तो देखो, ये सवाल पूछा जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज का मान कितना था? लगभग इनपुट के आधे के बराबर, लगभग इनपुट के आधे के बराबर। इसका भी एक सवाल बनता है, फॉर्मूला बनता है, मैं बताता हूं। यहां तक को दिक्कत समझ लगे तो पूछ लो, हो जाएगी क्या? उतारो फिर चलते चले आगे।
अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हाफ वेव रेक्टिफायर की वो देखो, मोस्ट इसकी दक्षता, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता याद रखना, इसकी होती है दक्षता 40.6%, 40.6 होती, कितनी होती है 40.6% होती, दक्षता कितनी होती है इसकी 40.6% होती है। चले आगे, अगला इसके आउटपुट वोल्टेज का मान देखो, आउटपुट वोल्टेज, अगर आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है, वोल्टेज निकाल तो फॉर्मूला था इसके का Vm बट्टा पाई, Vm बट्टा पाई, Vm बट्टा पाई, या औसत मान बटा में 2 इंटू में V मैक्स या I मैक्स, पहले ये चीज समझ लो, औसत मान की वैल्यू कितनी होती है 0.637, अरे 0.637 या 0.636 थी ना अपन की थी ना, औसत मान की वैल्यू होगी 0.637 बट्टा में 2, पीछे लिख देंगे V मैक्स या I मैक्स, इसको अगर काटा पीट करो लगभग आना 0.318 V मैक्स या I मैक्स, कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी दे दे आपको, अगर बोले अधिकतम वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज याद करो, V मैक्स 10 वोल्ट है, इससे गुणा करके नहीं निकाल सकते क्या? अभी करेंगे सवाल, आपको तो यही याद रखना है। चले, जब आप न्यूमेरिकल करोगे, अगर आपको बोलते 10 अधिकतम 10 वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो 0.318 से गुणा कर देंगे, धारा दे दे तो 0.318 से क्या कर देंगे गुणा, न्यूमेरिकल में आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा ये हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, Vm बट्टा पाई होता है, कितना होता है Vm बट्टा पाई होता है, इसको अगर काटापीटी करके हल करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। चले आगे, अगर आपको पूछे आउटपुट धारा का मान कितना होता है Im बट्टा में पाई बना दिए तो है। चले आगे, कोई दिक्कत समझे परेशानी यहां पर, दक्षता हो गई, ये हो गया, चले आगे, फोन निकालना अपना, कंफर्मेशन जरूरी है ना। चले आगे, हालांकि माइंड में सारा ही है लेकिन दिक्कत हो जाती है अपने को, तो अगर न्यूमेरिकल करें तो सवाल यही याद रखना आप 0.300 हाफ वेव में, किसके अंदर फुल वेव होगा ना, तो 0.637 से डायरेक्ट कर देंगे गुणा, हाफ वेव का ही है तो फुल वेव का क्या होगा, इसका उल्टा दुगना नहीं हो जाएगा, यही याद करो तुम अभी। अगर न्यूमेरिकल देता आपको तो 0.300, अगर वोल्टेज पूछा तो वोल्टेज से गुणा कर दो, धारा पूछा तो धारा से गुणा। अगर आपको थ्योरेटिकल अगर प्रश्न बनेगा कि आउटपुट वोल्टेज का मान हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, तो Vm बट्टा पाई, अगर आउटपुट धारा का पूछे तो Im बट्टा पाई। एक को मैं हल करके बता देता हूं, देखो Im क्या, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 बट्टा पाई इंटू में Im का मतलब समझ दो, मैक्सिमम अधिकतम धारा या वोल्टेज मैक्सिमम। चलिए आगे, 1 बट्टा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा I मैक्स 3.14, पॉइंट ऊपर फेंको, कितने जीरो चले गए 2 जीरो, भाग दोगे तो 0.318 ही आएगा, पीछे क्या लिख दोगे I मैक्स, और ये मैं तो पहले बता चुका हूं, मैंने कहा अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको इसी से करना है 0.318 इंटू I मैक्स या V मैक्स, वरना आपको सीधा ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, वैसे तो ये फॉर्मूले भी आपको वैसे याद होने चाहिए। फुल वेव क्या हो जाएगा इंटू में 2 लग जाएंगे, भाई ये तो हाफ का है, अगर दुगना करेंगे 2 गुणा नहीं कर देंगे क्या, ओके सवाल यही खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा। 2-3 चीजें मैं जो आपको पहले बता चुका हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक फैक्टर का मान बताना, हाफ वेव पीक फैक्टर था ना, पीक फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर एक बताओ, फार्म फैक्टर कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, पीक फैक्टर का मान कितना होता है, बता दे। एक होता है, दोनों का कितना होता है, एक होता है। फुल वेव का क्या होता है, इसका 2 हो जाएगा, 1.57 हो जाएगा, है ना, सारनी करवा रखी है पहले भी, एंड में फिर करवा दूंगा। ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्वेश्चन अपन एंड में लगा देंगे सारे के सारों का, सारे का आप फॉर्मूला याद कर लेना, सारे सब क्वेश्चन एक साथ ही लगा देंगे। कोई दिक्कत समझे परेशानी, बाकी उतारो चलते।